हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी तैयारियों में, अपनी पढ़ाई में आप लगे हुए होंगे। मैं सुनील आज फिर उसी ग्रामर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज सेंटेंस के ऊपर ही बात करूंगा। जैसा मैंने बताया था आपको इससे पहले कि मेरे 2 वीडियोज़ हैं, सेंटेंस पार्ट 1 और सेंटेंस पार्ट 2। सेंटेंस पार्ट 1 में जहां मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था, तो इस सेंटेंस पार्ट 2 में मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पूरा डिफाइन किया था। आज का टॉपिक भी हमारा सेंटेंस से रिलेटेड है, जो सेंटेंस पार्ट 3 के नाम से हम जान सकते हैं। इसमें मैं आपको मीनिंग के आधार पे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि टीजीटी, पीजीटी और नेट को ध्यान में रखते हुए मेरे कुछ वीडियोस हैं। अभी मेरे हाल में एक वीडियो अपलोड हुआ है, दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा। तो जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारियां कर रहे हैं, वो भी चाहें तो इन वीडियोस के जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ उससे लाभ ले सकते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा इससे पहले 2 सेंटेंस पे 2 वीडियोस हैं, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको अगर आप देखते हैं तो सेंटेंस से रिलेटेड जो जरूरी जानकारी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। जहाँ पे मैंने सेंटेंस को डिफाइन किया था, डेफिनेशन को भी आप देख सकते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड और कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स। मीनिंग के आधार पर, आपके क्लासेस के आधार पर और उसके स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेके। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम मीनिंग के आधार पे बात करेंगे कि मीनिंग के आधार पे सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में बताया था आपको कि मीनिंग के आधार पे सेंटेंस को बेसिकली हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नो डाउट मॉडर्न इंग्लिश में इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो लास्ट का ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसको एक्सक्लेमेटरी में इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जब भी आप इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव लेवल पे आगे बढ़ते हैं, नरेशन को या अन्य किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको हर हाल में सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड करके ही चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि सेंटेंस को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए इनके बारे में हम ब्रीफ में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस के पहले पार्ट की, जिसको हम असर्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कि जो आपका पहला पार्ट है वो असर्टिव के नाम से जाना जाता है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिक्लेरेटिव में स्वीकारोक्ति वाले वाक्य। अगर हम असर्टिव सेंटेंस को एग्जामिन करें, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी चीज़ के लिए कोई टाइटल देते हैं, तो टाइटल उसको डिफाइन करने के लिए एनफ होता है। इन द सेम वे ये जो आपका असर्टिव बना है वो असर्ट नाम के शब्द से बना हुआ है। असर्ट की मीनिंग अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो असर्ट की मीनिंग होती है कथन, मीन्स अ स्टेटमेंट। उसी असर्ट वर्ड से ही क्या बना है, आपका असर्टिव सेंटेंस बना है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अ सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा, अ सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ अ पीरियड फुल स्टॉप। जैसा मैंने नीचे लिखा भी है कि अ सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, इट एंड्स विथ अ पीरियड फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक सिंपल सेंटेंस के पीछे लास्ट में एक फुल स्टॉप दिया जाता है। इसको और भी अगर हम बेहतर ढंग से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इन इंग्लिश लैंग्वेज एन असर्टिव सेंटेंस gives information about fact, opinion, sentiments, emotions, etc. मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करें, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, शेयर करता है किसी भी फैक्ट का, किसी भी ओपिनियन का, किसी भी सेंटिमेंट या इमोशन
का। तो समझ गए आप बात को कि असर्टिव क्या होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में असर्टिव जो डिराइव बाय असर्ट नाम के वर्ड से, इसकी हिंदी मीनिंग कथन होती है, मीन्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अगर नीचे आए तो दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। हाँ, लेकिन इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक असर्टिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है। मीन्स एक जो आपका असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। मीन्स an assertive sentence is of two types, that may be positive or that may be negative। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, ये पॉजिटिव का एग्जांपल हम ले सकते हैं इसको, जहाँ पे पॉजिटिव हमने दिया है कि ही इज गोइंग टू स्कूल। आप देखिए लास्ट में हमने फुल स्टॉप भी दिया है और सेंटेंस का अपना एक रूटीन है, अपना एक सेटअप है। उसी प्रकार अगर निगेटिव की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने निगेटिव का दिया है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इसके अतिरिक्त और थोड़ा सा डीप में जाएं तो आप जानिए कि असर्टिव सेंटेंस का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपकी वर्ब आएगी, फिर उसके बाद अदर्स एलिमेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका है ये एक असर्टिव सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक क्लियर होगा आपका। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। उसे क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जाहिर सी बात है पूछताछ करने की ही बात होगी। अगर इसको हम बात कर ले पिछले सेंटेंस की तरह तो इंट्रोगेटिव जो वर्ड निकला है वो इंटरोगेट से निकला है। जैसा आप जानते हैं इंट्रोगेट वर्ड का यूज़ किया जाता है, पूछताछ इंक्वायरी के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसी इंट्रोगेट वर्ड से ही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बना है, जिसका मीन्स ये है क्वेश्चन पूछना। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, मीन्स एक सेंटेंस जिसकी मदद से आप क्वेश्चन पूछने का कार्य करें इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हाँ, दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हमेशा उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क का निशान होगा, जो आप देखे होंगे इस तरीके का निशान होता है। अगर इसके काइंड्स की हम बात कर लें तो ट्रेडिशनली अगर ग्रामर की बात कर लें तो ट्रेडिशनली ग्रामर में ट्रेडिशन जो आपका है एक तरीके से उसमें ये दो प्रकार के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला जो आपका प्रकार है यस या नो टाइप और दूसरा आपका है WS टाइप। पहले इन दोनों टाइप्स को हम समझ लेते हैं। देखिए जो पहला आपका टाइप्स है यस या नो टाइप, इसको यस या नो टाइप क्यों कहते हैं? अगर इस पर्टिकुलर टाइप की अगर हम बात कर लें तो हिंदी में जनरली सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है? तो आप देखिए कि जब भी आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे जो इसके अंतर्गत सेंटेंस आएंगे उसका जो हमें जवाब मिलेगा वो यस या नो में मिलेगा। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को हम यस या नो टाइप वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे सपोज कर लें मैं आपसे पूछूं कि क्या आप घर जा रहे हैं, तो आप हमें पहला जवाब देंगे यस, या फिर आप जा रहे हैं या नो में देंगे या आप नहीं जा रहे हैं। इसीलिए जो इनका पहला जवाब आता है वो यस या नो में आता है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम यस या नो टाइप कहते हैं। दूसरी चीज़ इनके आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि हिंदी में इनकी शुरुआत क्या से होगी, लेकिन अगर इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को लेके, आप जरूर उसको देखिए, आपको वर्ब से रिलेटेड जो भी समस्या होगी वो आपका वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसमें बात करते हैं कि हिंदी में शुरुआत क्या से होगी जबकि इंग्लिश में शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगी। उसी प्रकार अगर दूसरे टाइप की बात कर ले तो जो दूसरा टाइप है WH टाइप। WH का मतलब यहाँ पे आप लोग समझते होंगे इसको WH क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये WH इसलिए कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जितने WH वाले वर्ड हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, वाट, वाई, हु, विच, व्हेन, तो आप इसमें ध्यान दीजिए हर वर्ड के शुरू में क्या है WH है, इसीलिए ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनको हम WH होते हैं। तो WH टाइप के अंतर्गत क्या होता है कि हिंदी में जब इसकी शुरुआत करेंगे तो वो किसी WH वर्ड से ही होगी, सॉरी
ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी में जो सेंटेंस होगा वो WH जो होगा, मीन्स जो क्वेश्चन को बताने वाला या क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करने वाला शब्द होगा वो सेंटेंस के मिडिल में होगा, जबकि इंग्लिश में उसकी शुरुआत किससे होगी, WH से होगी। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम WH टाइप वाले सेंटेंस कहते हैं। आइए इन दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि डू यू नो हर एड्रेस। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत डू से है और क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप उसका एड्रेस जानते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को यस या नो टाइप कहेंगे। जबकि दूसरा सेंटेंस हम देखें तो वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वाई का प्रयोग किया गया है जो कि WH का प्रयोग किया गया है। और दोनों सेंटेंस में कॉमन देखें तो आप देखें कि दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट है सेंटेंस का, ये सिर्फ 2 पार्ट तक ही सीमित नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछने के तरीके को हम देखें तो 2 और तरीके हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आप आगे एडवांस लेवल की भी स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसके अतिरिक्त 2 और भी तरीके हैं जिसके तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका तरीका होता है क्वेश्चन टैग का। इस क्वेश्चन टैग के टॉपिक पे बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आप देखिएगा, जहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे हल्का सा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्वेश्चन टैग वास्तव में होता क्या है। क्वेश्चन टैग की बात करने से पहले हम जो दोनों ट्रेडिशनल तरीके हैं उनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जहाँ पे मैंने लिखा आपको कि जो हमारा यस या नो टाइप वाला होगा, मीन्स जो हमारा यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी, कंपलसरी है आपके लिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, अगर नॉट है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर अदर चीजें होंगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे पार्ट की बात कर ले जो हम WH की बात कर रहे थे, तो जो WH का होगा सबसे पहले शुरुआत WH से होगी, फिर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर यदि सेंटेंस में नॉट होगा तो उसी सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर आपका अदर्स एलिमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके अतिरिक्त मैं यहीं पे आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सेंटेंस के इसी स्ट्रक्चर की पूरी सीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। या आप मेरी वेबसाइट www.isparsfoundation.in पे जाके न्यूज़ और इवेंट के सेगमेंट्स जाके भी आप उस चीज़ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन टैग को लेके कि क्वेश्चन टैग आपका होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन टैग की जहाँ तक बात कर ले तो क्वेश्चन टैग भी क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है, लेकिन ये टैग का प्रयोग करके हम बिना किसी WH को या बिना किसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लाए हुए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा हम अपनी लाइफ में करते भी हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने घर में बातचीत करते लोगों को सुना होगा, जहाँ पे लोग कहते हैं बाजार जाना है ना, खाना है ना, सोना है ना, लास्ट में एक वर्ड हम यूज करते हैं न, और इस न की मदद से ही हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यही जो न होता है हिंदी का, इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वह उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिक्स करके बनाया जाता है, जिसके बारे में डिटेल में अपने आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि वह बाजार जा रहा है ना। अब आप देखिए, लास्ट में हमने न देकर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि वो बाजार जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने आपसे भी पूछा कि आप खाना खा रहे हो ना, तो आप हमें पहला जवाब दोगे हाँ खा रहा हूँ, या हो सकता है नहीं खा रहे हो तो कहेंगे नहीं खा रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन मैंने पूछा बिना WH या बिना किसी अन्य फंक्शन की मदद से। अब ट्रांसलेशन में देखिए कैसे करना है। ट्रांसलेशन पहले इतने का जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे करेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए, इस न के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एक स्ट्रक्चर यूज किया है सेंटेंस का, जो उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ लिया गया है, इज और ही। ध्यान दिए, सेंटेंस पॉजिटिव था तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट इजंट ही, और यही जो आपका इजंट ही है, यही आपका क्या है, क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, और हिंदी में ये न क्वेश्चन टैग है, जबकि इंग्लिश में आपका ये
क्वेश्चन। जो तीसरा हमारा पार्ट है वो इम्परेटिव सेंटेंस का है। जैसा इम्परेटिव सेंटेंस मैंने 2 पॉइंट आप पे बात कर लिया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो बेसिकली ऑर्डर या कमांड को शो करेगा, या फिर रिक्वेस्ट को, या एडवाइस को, या प्रोविजन मीन्स किसी निषेध को शो करता है। जैसे एक डिफिनेशन है उसके थ्रू हम समझ लेते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और ऑर्डर मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जो किसी ऑर्डर या कमांड को शो करेगा, वो भी आपका इम्परेटिव होगा। चाहे वो एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में निषेध होता है, वैसे किसी कार्य को मना करने की चीज़ें। तो एक ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर को दिखाए, रिक्वेस्ट को दिखाए, एडवाइस को दिखाए, प्रोहिबिशन इत्यादि को दिखाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। ऐसे सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो 0 सब्जेक्ट वाले होते हैं। 0 सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने इससे ठीक पीछे वाले वीडियोस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मैंने इसको डिफाइन किया, उसको आप जरूर देख के वहाँ से आप समझ सकते हैं कि 0 सब्जेक्ट वे सेंटेंस में आते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस की खासियत क्या होती है, ऐसे सेंटेंस बेसिकली वर्ब से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से नहीं होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंतर्गत तरह तरह के एक्सप्रेशंस हैं जिनके एग्जांपल मैंने दिए हुआ, उसको आप समझ सकते हैं। जैसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा कम हियर, यहाँ आओ, ये एक तरीके का ऑर्डर है। दूसरा आप देख सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मेरी सहायता करो, प्लीज़ लगा है, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। तीसरा सेंटेंस मैंने दिया आपको डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय ना बर्बाद करो। इसे देखें तो 2 सेंस हमें मिलता है, एक तो प्रोहिबिशन का सेंस तो है ही कि हमें मना किया जा रहा है, दूसरा एडवाइस भी एक तरीके से है। तो सीधे सीधे अगर एक लहजे में कहें तो जो सेंटेंस से हमें एडवाइस, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट या ऑर्डर इत्यादि का बोध होता है वो भी इम्परेटिव के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जितने सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, जैसे लेट अस गो, जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं उसको भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही रखा जाता है। और आपको भी पता है लेट जो होता है, लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रपोजल या सजेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये चीजें रही इम्परेटिव। बाद अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी कहते क्यों हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते होंगे उनके लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की बात कर ले तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक पाई होती है, उसके नीचे एक बिंदी होती है जिसको हिंदी में हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मय जैसा आप जानते हैं सरप्राइज का सिनोनिम्स होता है, मीन्स आश्चर्य का सिनोनिम्स होता है विस्मय। तो ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसमें ये कंपलसरी है कि उसके लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, और ये हमेशा आपकी स्ट्रांग फीलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे वो स्ट्रांग फीलिंग आपकी दुख से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वो स्ट्रांग फीलिंग खुशी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्ट्रांग फीलिंग किसी सरप्राइज को ही क्यों ना रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं इसको। जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग, जो कहते हैं कि आपकी भावनाओं को, स्ट्रांग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी, वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। वो संबंधित किससे हो सकता है, दैट में भी सारो, वो आपकी सारो भी हो सकती है, जॉय खुशी भी हो सकती है, एंड सरप्राइज और आश्चर्य से संबंधित भी हो सकती है। इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको अगर एक लाइन में देखें तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो ऐसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर बेसिकली हम देखेंगे, अगर दुख से शुरू हो रहा है तो वो एलास, ओह या आह से होगा। ये तीनों जो होता है एलास, ओह और आह जो होता है ये दुख का सूचक होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि वो अगर सरप्राइज से, मीन्स अगर वो सरप्राइजिंग एलिमेंट को शो कर रहा होगा तो जरूर उसकी शुरुआत व्हाट, ए या हाउ से होगी, उसके बाद बाकी आपका सेंटेंस होगा। इसके अतिरिक्त हम देखें अगर वो खुशी का सूचक होगा तो निश्चित इसकी शुरुआत हुर्रे से होगी। हुर्रे जो होता है वो खुशी का सूचक होता है और उसके बाद सेंटेंस का अन्य होगा। इसके अतिरिक्त और भी पॉइंट्स हैं, इतने ही नहीं हैं। अगर
वो सेंटेंस जो है वो शाबाशी मीन्स एक तरीके से किसी को प्रेस किया गया हो या अप्लॉज पे किया गया हो, तो उसकी शुरुआत आप देखेंगे तो ब्रेवो BRAVO से होगी। इसके अतिरिक्त गुड हेवन, फाई जैसे शब्द से भी ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होती है। नीचे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, उससे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जहाँ पे मैंने लिया है ओ ही इज डाइड, आप देख सकते हैं कि ये जो ओ है उसके बाद हमने एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है, और ये जो सिंबल है ये आपका है क्या, दुख का सूचक है कि वह मर गया है। उसके नीचे देखिए एक हमने सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, कितना खूबसूरत है स्थान। ये वाटे जो है वो शो कर रहा है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो सीधे सीधे अगर एक इसको इजी तरीके से हम कहें तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, मीन्स विस्मय बोधक चिन्ह होगा, जो हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप मुझसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी जो क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करके, जो भी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से क्लोज है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही मेरे कई बैचेस शुरू होंगे, उसको आप ज्वाइन करके और भी बेहतर ढंग से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सेंटेंस के 5वें पार्ट को पॉइंट के बारे में, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी में शामिल किया गया है, लेकिन इस सेंटेंस का अपना भी एक एग्जिस्टेंस है। ये जो हमारा आखिरी पार्ट है वो है ऑप्टेटिव। सबसे पहले ऑप्टेटिव को समझते हैं कि ऑप्टेटिव होता क्या है। फ्रेंड्स, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उससे हम जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, कर्स हैं, जो एटिकेट शिष्टाचार संबंधी चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट की जाती हैं। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत बेसिकली हम देखेंगे में से होती है। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस जब में से शुरू होते हैं तो उनके लास्ट में आप देखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और शायद यही रीज़न है इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में शामिल करने का। लेकिन फिर कहूँगा ये आपके उस एक्सक्लेमेटरी की जो कंडीशन है उससे थोड़ा सा डिफर करते हैं, इसलिए इनको हम इस कंडीशन में रखते हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट शोज एटिकेट, मीन्स जो शिष्टाचार को शो करे, ब्लेसिंग आशीर्वाद शो करे, कर्स या श्राप इत्यादि को शो करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस बेसिक तरीके से देखें तो मे से शुरू होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन एटसेट्रा। लेकिन ऐसे सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस आप देखेंगे तो गुड से भी शुरू होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और हैप्पी जैसे हम किसी को विश करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी रमज़ान एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो लगभग ऑप्टेटिव के अंतर्गत ये 3 आपके आते हैं। उसके अतिरिक्त मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है मे गॉड ब्लेस यू, सेंटेंस की शुरुआत में से है, जो कि एक फाइनाइट वर्ब है, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया ही। सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। उसके नीचे मैंने आपको देखिए दिया है गुड मॉर्निंग सर, सेंटेंस में गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया गया, आपको ही पता है गुड मॉर्निंग जो है वो विश किया जाता है। इसी प्रकार गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल, ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं, जो एक एक वर्ड ही पूरे सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, वो सारे जो आपके आते हैं वो ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो एक सेंस में आपको अगर कहना चाहें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो शिष्टाचार संबंधी चीज़ें, जो आपका ब्लेसिंग्स हैं, कर्स हैं, इन सारी चीज़ों को जो शो करता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ मीनिंग के आधार पे जो मैंने आपको सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया है ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी लिटरेचर की अगर हम बात कर लें तो लिटरेचर पे बहुत जल्दी मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है, जो लोग टीजीटी पीजीटी नेट के लिए उनके लिए। इसके अतिरिक्त मैं आप सभी लोग को बता दूं कि इसके बाद मैं प्रीपोजिशन की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो वीडियो लंबा भी होगा और कई पार्ट में होगा, उसको आप जरूर देखें। लेकिन उसके अतिरिक्त मेरा आप सबसे कहना है कि मेरे इन सभी वीडियोज़ को आप देखें, अपने फ्रेंड्स दोस्तों में पूरा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए।